Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So in today's session we are going to discuss 200 most important MCQs from rural banking entire syllabus. ये 200 MCQ इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो मैं आपके साथ MCQ शेयर करने वाला हूँ ये आपके मैकमिलन बुक के सभी चैप्टर से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको कवर करके जाना चाहिए। मैंने पिछले 3 से 4 पेपर को एनालाइज किया और उसके बेसिस पे ये मैंने MCQs फ्रेम किया है और प्रॉपर सभी MCQs का मैं आपको प्रॉपरली हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूँगा। क्यों कोई ऑप्शन गलत है, क्यों कोई ऑप्शन सही है, ये मैं बताऊंगा। आप इस MCQ सीरीज़ को एक मॉक टेस्ट की तरह डील कीजिए। समझिए कि आपके सामने क्वेश्चंस दिया जा रहा है, आप पहले खुद से उसके आंसर को सोचिए और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन टेक, जिस तरह से आप बेहतरीन तरीके से वीडियो का यूटिलाइज कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ। तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसको हम लोग अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, ना कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ ए चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ। सो ये हमारा सही है, यही हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डेफिनेशन होता है। सी कर रहा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ डेथ एंड बर्थ ऑफ चिल्ड्रन इन अ गिवन कैलेंडर ईयर। ये गलत है, ये स्पेसिफिकली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को डिफाइन नहीं करता। द प्रोपोर्शन ऑफ स्टिल बॉर्न बेबीज एंड बेबीज बॉर्न इन गिवन कैलेंडर ईयर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा किसने क्रिएट किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को? डॉक्टर मनमोहन सिंह, महबूब उल हक, सर विलियम एस्ले, बेन बर्नैके। सही जवाब है इसका महबूब उल हक। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट इनकरेक्ट है? याद रखिएगा, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। सो फार इज रिलेटेड टू द कॉम्पिटिशन ऑफ SDI। SDI के कॉम्पिटिशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ से पूछा जा रहा है। SDI इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नॉर्मलाइज इंडिसेस फॉर ईच ऑफ द 3 डायमेंशन, दैट इज हेल्थ डायमेंशन, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी जो हमारा 3 डायमेंशन होता है उसका ज्योमेट्रिक मीन जो है हमारा SDI होता है। क्या लगता है ये ऑप्शन आपको? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि तो हेल्थ डायमेंशन ऑफ फॉर कम्पिटिंग SDI इज असिस्ट बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। यानी हमें हेल्थ डायमेंशन को यदि असिस्ट करना है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ को यूज़ करेंगे, बिल्कुल सही बात है। फिर सी कर रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन फॉर डिटरमाइनिंग SDI इज मेजर बाय द ग्रॉस नेशनल इनकम एज पर कैपिटा। तो ऑप्शन सी कर रहा है कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के माध्यम से हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन को मेजर करेंगे, ये भी सही है। और डी कर रहा है कि SDI डज रिफ्लेक्ट ऑन इनक्वालिटी, पॉवर्टी, ह्यूमन सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट। तो SDI ये डज नॉट, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, ह्यूमन सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट में ये रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? गलत है। इनकरेक्ट पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इनकरेक्ट होगा। अगला सवाल है कि विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द करेक्ट परसेप्शन इज रिगार्डिंग टू द कंपटीशन एंड स्टडी ऑफ द GDI के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है कल सही? सेकंड ऑप्शन है कि कंट्री दैट हैज अचीव्ड सम सक्सेस इन एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटीज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन विल हैव लोअर GDI। तो GDI होता है हमारा जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स, राइट, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स टू बी मोर करेक्ट। तो सवाल ये कर रहा है कि जिस कंट्रीज़ ने अचीव किया है सम सक्सेस इन एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटीज़, तो देखिए कंट्री जो कि सक्सेसफुल हुए हैं कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड करने के लिए दोनों जेंडर के लिए, इनका GDI हायर होगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है? लोअर GDI। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या लिखा गया है? लोअर GDI। लोअर GDI नहीं होगा, जो सक्सेसफुल कंट्रीज है उनका GDI हायर होगा, राइट। तो इस कारण से मतलब क्या होगा कि जेंडर डिस्पैरिटी कम होगा। और ए कंट्री हैविंग GDI मोर और लेस इक्वल टू 1 हैज़ मोर जेंडर इनइक्वालिटी। इसका क्या लॉजिक है कि GDI जितना हमारा 1 से क्लोजर होगा, GDI जितना हमारा 1 के क्लोजर होगा, उसका मतलब कि लेस जेंडर इनइक्वालिटी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ये GDI जो है हमारा जेंडर गैप को मेजर करता है, फीमेल SDI को मेल SDI से कंपेयर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूरल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। रूरल स्ट्रक्चर क्यों चेंज हो रहा है? पहला ऑप्शन कर रहा है माइग्रेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू अर्बन एरिया, यानी जो हमारा अर्बन पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर रहा है, वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहा है, ये पहला कारण बोल रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल सही है, ये तो सही है हमारा, ये माइग्रेशन के कारण ही हमारा रूरल डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बदलाव आती है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ाता है और सोशियो इकोनॉमिक डायनेमिक को चेंज करता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी हमारे गवर्नेंस और डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को में चेंजेस को लाता है। और डी कर ऑल द अबव, तो हमारा ऑल द अबव हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों ये हमारा जो कंटेंट है ये हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको इस प्रकार के MCQs का PDF मिलता है। उसके अलावा आपको व्हाट टू स्टडी PDF, हमारा क्विक रिवीजन सेशन का PDF,
2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज पीडीएफ, और दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। यदि आप ये कैप्सूल कोर्स लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए, अंतिम में इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। यदि आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो नंबर जो व्हाट्सएप, इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने रूरल बैंकिंग के कैप्सूल कोर्स का लिंक दे रखा है। बात करें हम लोग अगले सवाल की। सवाल ये पूछा गया था कि जो पंचायती राज था उसको 1958 में रिस्ट्रक्चर किया गया था, किसके रिकमेंडेशन पे? महान लोविस कमेटी, वेंकटप्पा कमेटी, बलवंत राय कमेटी, सिंघवी कमेटी। इसका सही जवाब है, आपको पता होगा, बलवंत राय कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था। इन्होंने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज को रिस्ट्रक्चर किया जाए। अगला सवाल, इनमें से कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान का जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है? आर्टिकल 73, आर्टिकल 124, आर्टिकल 243, आर्टिकल 324। तो याद कर लीजिए, आर्टिकल नंबर 243 जो है हमारा पंचायती राज से रिलेटेड है। चलिए, ये सब तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाना की जरूरत है नहीं। हाँ, अगला सवाल है कि हमारा जो पंचायती राज सिस्टम भारत में आया था उसके इंट्रोडक्शन का मेन फोकस क्या था? तो पहला कह रहा है विलेज सर्वे, तो ये गलत है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ये मेन फोकस नहीं था। प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन द कंट्री, ये बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर टू जनरल पीपल, ये सही है कि हाँ क्या हो कि पॉलिटिकल पावर को हम लोग डिसेंट्रलाइज करें ताकि लोकल गवर्नेंस को एम्पावर कर सकें। रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन रूरल डेवलपमेंट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये मेन पर्पस था। सवाल है कि इनमें से कौन सा सही कथन है रिलेट टू द पंचायती राज सिस्टम इन आवर कंट्री? विच स्टेटमेंट इज टू रिलेट टू द पंचायती राज सिस्टम? पहला ऑप्शन कह रहा है कि द पंचायती राज एक्ट हैज ट्रांसफॉर्म द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इनटू डिपेंडेंट डेमोक्रेसी, ये गलत है। देखिए, ये जो कह रहा है कि इसका एम ये था पंचायती राज सिस्टम का कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को इन्हांस करें, राइट, ना कि उसको हम लोग रिप्लेस कर दे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो दिस इज रॉन्ग। स्टेट विद पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 करोड़ मे नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूट द इंटरमीडिएट लेवल इंस्टीट्यूशन दैट इज पंचायत समिति। इस इंटरमीडिएट लेवल इंस्टीट्यूशन को हम लोग पंचायत समिति बोलते हैं। तो कह रहा है कि जिसका 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन होगा जिस स्टेट का, उसके पास पंचायत समिति नहीं होगा, ये गलत है। ये जो 1 करोड़ का कहा गया वो नहीं है, वो 20 लाख है। कितना है? 20 लाख। तो जिस स्टेट का पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगा उसके पास जो है पंचायत समिति नहीं होगा। फिर कह रहा है कि पंचायती राज एक्ट प्रोवाइड फॉर द 4 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस टू ऑल द लेवल ऑफ पंचायत, यानी पंचायती राज के अंदर 4 साल का टर्म होता है ऑफिस का, ये गलत है, ये 5 साल का होता है। इलेक्शन प्रोसेस इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विल बी हेल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही है, आपसे ट्रू स्टेटमेंट बोला गया था। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है जीडीपी और जीवीए के रिगार्डिंग कौन सा ऑब्जर्वेशन गलत है बेस्ड ऑन योर परसेप्शन ऑफ जीडीपी एंड जीवीए? जीडीपी और जीवीए के परसेप्शन में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि जीवीए इज द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी मैट्रिक दैट मेजर द कंट्रीब्यूशन बाय सेक्टर, तो ये स्टेटमेंट सही है। जीवीए आपको बताता है कि एक सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमी में। फिर बी कह रहा है कि जीडीपी इज अ मॉनेटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये भी सही है कि जीडीपी हमारे सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विस के मार्केट वैल्यू को बताता है। सी कह रहा है कि जीवीए एडजस्ट जीडीपी बाय द इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज एंड टैक्स ऑन प्रोडक्ट। तो देखिए, ये स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। जीवीए क्या करता है? जीडीपी को एडजस्ट करता है, उसमें सब्सिडीज और टैक्स को कंसीडर करता है। फिर डी कह रहा है कि जब हम जीवीए और जीडीपी को कंपेयर करेंगे हम कह सकते हैं कि जीडीपी बेटर मेजर है इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ ए पॉपुलेशन का, क्योंकि इसके अंदर सारे प्राइमरी इनकम आते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि ये गलत इसलिए है क्योंकि दोस्तों जीडीपी जो है बेटर मेजर नहीं होता है, राइट। जीवीए जो है आपको ज़्यादा सेक्टर स्पेसिफिक इनसाइट प्रोवाइड करेगा। तो यदि आपसे जीडीपी और जीवीए को कंपेयर करने कहा जाए तो कौन सा सबसे अच्छा मेजर होता है? तो जीवीए हमारा सबसे अच्छा मेजर होता है। चलिए, अगला सवाल है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है सिंक्रोनाइज होता है ऑल इंडिया डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2019, यानी 2019 में जो ऑल इंडिया डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे कंडक्ट किया गया उससे रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है द इंसिडेंट ऑफ इंडेप्टनेस वाज लेस इन द रूरल एरिया व्हेन कंपेयर टू अर्बन एरिया, यानी जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे इंडेप्टनेस कम था, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ग्रामीण में ज़्यादा इंडेप्टनेस था, ठीक है। फिर दोस्तों अगला ऑप्शन कह रहा है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट सही है? करेक्ट। द इंसिडेंस ऑफ इंडेप्टनेस इज जनरली मोर इन द केस ऑफ नॉन कल्टिवेटर हाउस होल्ड दैन कल्टिवेटर हाउस होल्ड इन रूरल एरिया। तो आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र में भी एक होगा नॉन कल्टिवेटर, एक होगा कल्टिवेटर, तो कह रहा है कि नॉन कल्टिवेटर हाउस होल्ड में जो इंडेप्टनेस है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये गलत है, नॉन कल्टिवेटर हाउस होल्ड का जनरली ज़्यादा डेप्ट नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है कि एवरेज अमाउंट ऑफ डेप्ट अमॉन्ग अर्बन हाउस होल्ड आर मोर दैन दोन अमॉन्ग रूरल हाउस होल्ड, यानी जो हमारा अर्बन हाउस होल्ड होता है उसमें जो है टिपिकली एवरेज अमाउंट डेप्ट ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और डी कह रहा है कि एग्रीकल्चर मनी लैंडर प्ले अ डोमिनेंट रोल दैन द प्रोफेशनल मनी लैंडर इन द नॉन इंस्टीट्यूशनल और इन्फॉर्मल सोर्स ऑफ लैंडिंग। देखिए, जो हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल या इन्फॉर्मल फॉर्म ऑफ लैंडिंग होता है ना, वहाँ पे प्रोफेशनल मनी लैंडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। तो हमारा
हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है कि हमारा डेप्थ जो है, एवरेज अमाउंट ऑफ डेप्थ जो रूरल हाउस होल्ड में है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन हाउस होल्ड। अब बात करते हैं कि कौन सी कमिटी ने एडवोकेट किया कि हम मिक्स रेफरेंस पीरियड एस्टिमेट को यूज़ करेंगे एज अपोज टू द यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड बेस्ड एस्टिमेट। देखिए दो तरह का पीरियड एस्टिमेट होता है, एक होता है मिक्स रेफरेंस, एक होता है यूनिफॉर्म रेफरेंस। तो किस कमिटी ने कहा कि हमें मिक्स रेफरेंस पीरियड एस्टिमेट को यूज़ करना चाहिए? तो उसका नाम है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इस एस्टिमेट का यूज़ कहाँ होता है? हम पॉवर्टी लाइन को कंपाइल करते हैं पहली बार तो हम लोग मिक्स रेफरेंस पीरियड एस्टिमेट को यूज़ करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको एसडीजी और एमडीजी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है प्रिसीजन लैक करता है। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एमडीजी यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल रिप्लेस द एसडीजी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि उल्टा कर रहा है, समझे। पहले क्या हुआ था? पहले हमारा एमडीजी आया था, उसके बाद आया एसडीजी। तो एसडीजी ने एमडीजी को रिप्लेस किया, ना कि एमडीजी ने एसडीजी को रिप्लेस किया, ये गलत है। एसडीजी इम्बॉडी स्पेसिफिक टारगेट एंड माइलस्टोन इन एलिमिनेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन डेप्रिवेशन, ये सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अनलाइक द एमडीजी विच ओनली टारगेट द डेवलपिंग कंट्री, एसडीजी अप्लाई टू ऑल कंट्री वेदर रिच, मिडिल और पुअर कंट्री। तो कह रहा है कि एमडीजी जैसा नहीं होता है, एमडीजी जो टारगेट करता है डेवलपिंग कंट्री को, एसडीजी सभी कंट्रीज के लिए अप्लाई होता है। क्या लगता है आपको स्टेटमेंट? तो देखिए एसडीजी सभी कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है, और एमडीजी जो है टारगेट करता है डेवलपिंग कंट्री को, ये भी स्टेटमेंट सही है। डी कर रहा है कि एसडीजी आर आल्सो नेशनली ओन्ड एंड कंट्री लेड वेयर इन ईच कंट्री इज गिवन द फ्रीडम टू एस्टैब्लिश नेशनल फ्रेमवर्क इन अचीविंग एसडीजी। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। एसडीजी जो होता है नेशनली ऑन होता है, कंट्री लेड होता है, जहाँ पे प्रत्येक कंट्री अपने फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पीएमजीएसवाई का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है? पहला कह रहा है प्रोवाइडिंग ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी इन अर्बन एरिया, गलत। प्रोवाइडिंग ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी रूरल एरिया, बिल्कुल सही। प्रोवाइडिंग ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी अर्बन मेट्रो एरिया, ये भी गलत। नाम में ही लिखा हुआ है ना ग्राम सड़क योजना, ग्राम मतलब क्या होता है? रूरल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब बात करते हैं एगमार्क की। एगमार्क स्कीम इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एगमार्क स्कीम कहाँ एप्लीकेबल है? पहला कह रहा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रूरल हॉस्पिटल, नहीं। देखिए एगमार्क में ना एग मतलब ही होता है एग्रीकल्चर, ठीक है, गुड्स मैन्युफैक्चर बाय माइक्रो इंडस्ट्री नहीं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिल्कुल सही। इंजीनियरिंग गुड्स गलत। तो एगमार्क स्कीम कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि एगमार्क के फुल फॉर्म में ही एग मतलब एग्रीकल्चर होता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा एंटिटी है जिसने एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स को डेवलप किया है? तो बताइए, विच एंटिटी हैज डेवलप्ड द एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नबार्ड या नीति आयोग? इसका सही जवाब है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स को डेवलप किया है। सवाल है कि नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल एजेंसी कौन है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, नबार्ड, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखिए ये जो हमारा योजना था ना वो इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड है, और इसका जो नोडल एजेंसी है वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि कौन सा लीड एजेंसी होता है ई नाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो ई नाम आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को लोग ई नाम बोलते हैं। तो ऑप्शन का रहा है नफाड या नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एसएफएसी स्मॉल फाइनेंशियल एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, एनआईआरडी एंड पीआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, एमएनईजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। सही जवाब है इसका एसएफएसी यानी स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो होता है यही लीड एजेंसी माना जाता है ई नाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दोस्तों आपके साथ जो मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ मैं गारंटी लेता हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको इतना ही से आएगा। तो यदि आप इस हमारे सीरीज को कवर करते हैं अच्छे तरीके से, एक दो बार और रिपीट कर लेते हैं सभी वीडियोज़ को, कम से कम 2 बार तो जरूर देखिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फोकल पॉइंट होता है हमारा एनएमएसए का? एनएमएसए क्या होता है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए फोकल पॉइंट कौन सा है? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। देखिए ये गलत है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन लैंड कंसोलिडेशन मेन यहाँ पे फोकल पॉइंट कर रहा है, मतलब मेन फोकस कर रहा है, ये तो नहीं है। क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल मार्केट, तो क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल मार्केट गलत है। सस्टेनेबल मार्केट क्रिएट करना ये भी मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। बेटर प्राइस डिस्कवरी मैनेजमेंट, तो ये कह रहा है कि बेटर प्राइस डिस्कवरी ये भी फोकल पॉइंट नहीं है। ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर इनटू क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोडक्शन सिस्टम, ये सही है कि हम प्राइमरी एम यही है कि हम एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोडक्शन सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करें। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हु हैज सेट अप द हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप टू रिकमेंड मेजरेबल परफॉर्मेंस इंसेंटिव फॉर स्टेट टू इनकरेज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट? तो स्टेट को यदि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इनकरेज करना है तो किसने हाई लेवल एक्सपोर्ट ग्रुप को सेटअप किया है ताकि वो मेजरेबल परफॉर्मेंस इंसेंटिव को रिकमेंड करेगा?
पहला करा APEDA यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर करा 15th फाइनेंशियल कमीशन, सी करा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और डी करा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया अटैच टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री। इसका देखिए पहला ऑप्शन जो APEDA कर रहा है, इसका नाम ही है एक्सपोर्ट प्रमोशन पे ये फोकस करेगा, ठीक है। तो लेकिन ये इसने ग्रुप सेटअप नहीं किया था। 15th फाइनेंस कमीशन बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारा 15 फाइनेंशियल कमीशन था ना, इन्होंने ही हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप को सेटअप किया था ताकि वो मेजरेबल परफॉर्मेंस को रिकमेंड करे, परफॉर्मेंस इंसेंटिव रिकमेंड करे स्टेट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब एक सवाल है, मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट से कौन सा एजेंसी है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रिपेयर किया है मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट को और अपने स्टेट में सर्कुलेट किया एडॉप्शन के लिए। सवाल है, विच एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रिपेयर्ड द मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट एंड सर्कुलेटेड अमंग द स्टेट फॉर इट कॉपरेशन। नीति आयोग, क्या लगता है नीति आयोग होगा क्या? तो नीति आयोग सही है। नीति आयोग नहीं प्रिपेयर किया है और मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट को, इससे पहले भी नीति आयोग का मैंने आपको एक्ट बताया था। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी जो कह रहा है नेशनल बैंक ऑफ नाबार्ड ने नहीं किया, 15th फाइनेंशियल कमीशन ने नहीं किया, और NIRD एंड PR भी नहीं किया। चलिए, अगला सवाल है कि व्हाट इज द नेशनल इंप्लीमेंटिंग एजेंटिटी फॉर द फंडिंग अरेंजमेंट अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन फंड, नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड। देखिए, क्लाइमेट फंड के बारे में बात की जा रही है। अब ये क्लाइमेट फंड का 3 रूप है, एक है क्लाइमेट एडेप्टेशन फंड, एक है नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, और एक है ग्रीन क्लाइमेट चेंज। तो इन सभी के लिए फंडिंग कौन करवाता है? नेशनल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नाबार्ड करेगा, RBI करेगा, नीति आयोग करेगा, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेगा? सही जवाब है नाबार्ड करेगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिए, नाबार्ड ही नेशनल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होता है इन सभी क्लाइमेट फंड के लिए। चलिए, याद रहेंगे आप इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्री वैल्यू चेन। आपके पास जो भी एग्री वैल्यू चेन की जानकारी है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला कह रहा है कि वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर इट हेल्प्स फार्मर टू डिलीवर द मोस्ट वैल्यू फॉर द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। यानी दोस्तों कह रहा है कि वैल्यू चेन डेवलपमेंट से हमारा कॉस्ट एफिशिएंट वैल्यू डिलीवरी होता है, ये तो सही है। फिर कह रहा है कि वैल्यू चेन आर फॉर्म ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी दैट ऐड वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्टली एंड सपोर्ट एक्टिविटी दैट ऐड वैल्यू इनडायरेक्टली। देखिए, वैल्यू चेन के अंदर दोनों चीज़ होता है, एक होता है हमारा प्राइमरी और एक होता है हमारा सपोर्ट एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या करता है? हमारे फाइनल प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करता है, और सपोर्ट एक्टिविटी क्या करता है? वैल्यू एडिशन इनडायरेक्टली करवाता है। तो वैल्यू एडिशन डायरेक्टली भी होता है प्राइमरी से, इनडायरेक्टली भी होता है हमारे सपोर्ट एक्टिविटी से, ठीक है। फिर कह रहा है कि सी कह रहा है कि वैल्यू चेन डेवलपमेंट इज मोर रिलेवेंट टू द नॉन मार्केट और प्लान्ड इकोनॉमी विच इज़ हैविली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। तो कह रहा है कि वैल्यू चेन डेवलपमेंट जो है ज़्यादा रिलेवेंट होता है नॉन मार्केट या प्लान्ड इकोनॉमी के लिए। ये गलत है, ये स्टेटमेंट, यही तो पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखिएगा, वैल्यू चेन मार्केट इकोनॉमी के लिए ज़्यादा रिलेवेंट होता है और नॉन मार्केट या प्लान्ड इकोनॉमी के लिए रिलेवेंट नहीं होता है। तो ये जो कह रहा है कि मोर रिलेवेंट टू द नॉन मार्केट और प्लान्ड इकोनॉमी, दिस इज रॉन्ग। फिर डी कह रहा है कि द वैल्यू चेन मेथड इज अ वे टू आइडेंटिफाई द बेस्ट पार्ट टू एनहांस वैल्यू ऑफ कस्टमर। बिल्कुल सही बात है। एग्री वैल्यू चेन का मेन पर्पस यही है कि हमारे पास कस्टमर को वैल्यू प्रोडक्ट मिले, कस्टमर के वैल्यू को इन्हांस करना। अब बात करते हैं आपके जो अंडरस्टैंडिंग है प्रिंसिपल्स कोर वैल्यू ऑपरेशनल लेटर ऑफ NRLM, इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है? NRLM का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के कोर वैल्यू प्रिंसिपल और ऑपरेशनल डिटेल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा जा रहा है आपसे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि NRLM वर्क एक्सक्लूसिवली ऑन द सप्लाई साइड ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन अनलाइक द प्रीवियसली इंप्लीमेंटेड SGSY विच इज फोकसिंग बोथ द डिमांड एंड सप्लाई साइड। देखिए, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि NRLM दोनों पे फोकस करता है। इसका फोकस जो है डिमांड साइड भी होगा और सप्लाई साइड भी होगा, ऐसा नहीं कि खाली सप्लाई साइड ही है। ये स्टेटमेंट गलत है। फिर कह रहा है कि पुअर हैव सुपरफिशियल कैपेबिलिटी एंड देयरफॉर दे नीड टू बी पुश्ड टू कम आउट ऑफ प्रॉपर्टी। यानी दोस्तों कह रहा है कि जो पुअर होता है इनके पास सुपरफिशियल कैपेबिलिटीज होता है, और तो देखिए ये गलत है। NRLM का बिलीफ यही है कि हम पुअर को एम्पावर करें, ना कि उन्हें उनकी कैपेबिलिटी को हम सुपरफिशियल देखें, तो दिस इज रॉन्ग। फिर सी कह रहा है कि कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस इज वन ऑफ द कोर वैल्यू ऑफ NRLM। तो NRLM जो है कम्युनिटी, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये कोर वैल्यू NRLM का वो ये है कि कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस, ये सही स्टेटमेंट है। फिर NRLM प्रोवाइड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड एज अ रिसोर्स टू द इंस्टीट्यूशन टू द पुअर इंटरमीडिएटली फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यानी NRLM जो है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड प्रोवाइड करता है, ये रिसोर्स होता है पुअर के इंस्टीट्यूशन के लिए इंटरमीडिएटली फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ, ताकि फंड को बेटर यूटिलाइज किया सके। ये वर्ड जो इंटरमीडिएटली लिख दिया ना, इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि इंटरमीडिएट ऐसा कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? ये कंटिन्यूअस होता है। देयर इज नो सच एज वर्ड इंटरमीडिएट। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा हो, चीज़ें आपको क्लियर हो रही हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में, तो ये लाइक बटन जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है और भी CIB एस्पिरेंट तक पहुँचे, जो जिनका
जिनका इलेक्टिव पेपर रूरल बैंकिंग है और वो भी इस तरह के सेशन से लाभ उठा पाएँ, उनका भी भला हो, उनका भी एग्जामिनेशन क्लियर हो। चलिए, तो विथ विच ऑब्जर्वेशन डू यू एग्री विथ रिगार्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ मनरेगा प्रोग्राम? मनरेगा प्रोग्राम का जो प्रिंसिपल है उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑब्जर्वेशन से आप सहमत हैं? मनरेगा इज बेसिकली डिजाइन टू इंश्योर सोशल इंक्लूजन ऑफ द पुअर, ऑप्शन ए कर रहा है, तो ये सही है। मनरेगा को डिजाइन ही किया गया कि सोशल इंक्लूजन ऑफ पुअर का। टॉप ऑफ अप्रोच इज अडॉप्टेड अंडर द मनरेगा प्रोग्राम विच इज पीपल सेंट्रिक, ये गलत है। मनरेगा याद रखिएगा डिमांड ड्रिवन होता है, इसके लिए एक वर्ड याद रखिए, इट इज़ अ डिमांड ड्रिवन। यहाँ पे कोई टॉपअप या सप्लाई ड्रिवन नहीं होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि मनरेगा इज बेसिकली सप्लाई ड्रिवन प्रोग्राम, फिर से वही अभी मैंने बोला कि मनरेगा जो है डिमांड ड्रिवन है। ये इंश्योर करता है कि लोग वर्क रिक्वेस्ट करें, राइट, पीपल रिक्वेस्ट वर्क, इसलिए डिमांड ड्रिवन कहा जाता है। डी कहा जा रहा है कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा प्रोग्राम इज नॉट रिगार्डेड एज अ नीड बेस्ड प्रोग्राम अनलाइक द प्रीवियसली इंप्लीमेंटेड फॉर्मेट विच आर राइट बेस्ड। तो देखिए ये भी गलत है, मनरेगा एक राइट बेस्ड प्रोग्राम है हमेशा के लिए। ये वर्क गारंटी करता है जो डिमांड करेंगे, जो डिमांड करेंगे उन्हें वर्क गारंटी करेगा, ऐसा नहीं कि सबको गारंटी करेगा, इसलिए इसे डिमांड ड्रिवन कहा जाता है। आरआईडीएफ के ऑपरेशन के रिगार्डिंग एक सवाल है, आपको करेक्ट ऑब्जर्वेशन बताना है विद रिगार्ड टू द आरआईडीएफ ऑपरेशन। आरआईडीएफ ऑपरेशन के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो फंड होता है आरआईडीएफ के लोन देने के अंदर वो नाबार्ड सोर्स करती है आईडीएफ वर्ल्ड बैंक के सॉफ्ट विंडो से, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो फंड है वो कहाँ से सोर्स किया जाता है? तो जो भी डिपॉजिट कलेक्ट किया गया है सीआरआर के अंदर, कैश रिजर्व रेशियो के अंदर, जो हमारा कमर्शियल बैंक का रिक्वायरमेंट होता है उस सीआरआर के अंदर जो भी डिपॉजिट कलेक्ट किया गया है वहाँ से फंड का सोर्सिंग होता है। बी कह रहा है कि नाबार्ड रिलीजेस द फंड फॉर थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन वेरियस प्रोजेक्ट अंडर आरआईडीएफ अपफ्रंट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स कंप्लीशन ऑफ द इनकमिंग प्रोजेक्ट। मतलब कोई इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है उसका कंप्लीशन अभी हुआ नहीं, अपफ्रंट पेमेंट नाबार्ड जो रिलीज कर देगी स्टेट गवर्नमेंट को। ये वर्ड जो अपफ्रंट लिख दिया ना, इसके कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अपफ्रंट पेमेंट नहीं होता है, ये पेमेंट कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो पेमेंट होता है वो प्रोग्रेसिव पेमेंट होता है कि डिपेंड करता है कि माइलस्टोन कितना प्रोजेक्ट ने अचीव किया। फिर सी कह रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर एलिजिबल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरआईडीएफ प्रोजेक्ट प्रोवाइडेड देयर प्रोजेक्ट आर रूटेड थ्रू द नोडल डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यानी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होती है वो एलिजिबल मानी जाती है आरआईडीएफ प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन के, लेकिन कंडीशन ये डाल दिया है कि उनका प्रोजेक्ट जो है नोडल डिपार्टमेंट के द्वारा रूट किया जाए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि 2012 से लेकर जो हमारा नाबार्ड का जो लैंडिंग रेट था आरआईडीएफ लोन के लिए वो पीएलआर के बेसिस पे डिसाइड किया जा रहा है 5 मेजर कमर्शियल बैंक के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट जो गलत है। तो आरआईडीएफ लोन का जो लैंडिंग रेट होता है वो हमारे पीएलआर के बेसिस पे नहीं होता है, लेकिन वो नाबार्ड सेट करती है और गवर्नमेंट पॉलिसी से अलाइन करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? सही है। चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो ग्रेड स्टैंडर्ड फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होता है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा आउटफिट है जिसको असाइन किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि वो ग्रेड स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेगा एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए। पहला कर रहा है CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये स्टेटमेंट क्या है? तो CACP सही है। CACP नहीं, CACP गलत है क्योंकि CACP MSP प्रिपेयर करता है। MSP आप जानते होंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। फिर बी कर रहा है DMI। DMI क्या होता है? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन अटैच टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो DMI की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ग्रेड स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए। सी कह रहा है FCI नहीं होगा और वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटर WDRA भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है इन रिलेशन टू द ऑपरेशन ऑफ द नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। NWR के ऑपरेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए कह रहा है NWR के रिगार्डिंग कि इट इलोंगेट द ऑपरेटिव पीरियड ऑफ द क्रॉप लोन एंड दस डिसएड द बैंक फ्रॉम प्रोविजन ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट सच इंस्ट्रूमेंट। यानी क्या कर रहा है दोस्तों, समझिए कि ये जो है हमारे क्रॉप लोन के ऑपरेटिंग पीरियड को इलोंगेट कर देता है और बैंक को रोकता है क्रेडिट अगेंस्ट सच इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है गलत है। NWR जो होता है ना, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, ये एक्चुअली हेल्प करता है क्रेडिट प्रोविजन को पाने में। फिर बी कर रहा है कि मेक द बैंक कंफर्टेबल टू प्रोवाइड क्रेडिट अगेंस्ट सच इंस्ट्रूमेंट। हाँ ये सही है। ये हमारा सही है स्टेटमेंट है। बेटर प्राइस रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फार्मर, ये भी सही है। और वेयर हाउस रिसिप्ट आर असाइनेबल, ये भी सही है। तो देखिए BCD ऑप्शन सही है, ये गलत है। आपसे गलत ही तो पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए रूरल मार्केटिंग का मेन गोल बता दीजिए। पहला कर रहा है मेकिंग रूरल एरिया इंडस्ट्रियलाइज, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन रूरल एरिया, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल पीपल। तो सही जवाब है इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रूरल पीपल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा फाइनल डिसीजन लिखता है MSP पे एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए, यानी एग्रीकल्चर कम्युनिटी का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसके लिए फाइनल डिसीजन कौन लेता है? ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, नाबार्ड और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। कौन सा प्रोक्यूरमेंट मेथड है जहाँ पे कंपल्सन का एलिमेंट ऑब्टेन होता है, जहाँ पे फार्मर और ट्रेडर को ऑब्लिगेशन होता है कि वो कुछ स्पेसिफिक क्वांटिफाई कम्युनिटी का क्वांटिटी जो है सरकार को बेचेगी, जो प्राइस पे सरकार तय करती है।
सरकार को नहीं बेचना है, जो प्राइस सरकार तय करती है उस पर बेचेगी, ठीक है। तो इसको अब बताना है आपको कि ये जो हमारा प्रोक्योरमेंट मेथड है कौन सा है। पहला कारण है ओपन मार्केट परचेज। तो ये जो ओपन मार्केट परचेज होता है इसके अंदर हमारा वॉलंटरी ट्रांजैक्शन होता है। इसमें की पॉइंट क्या याद रखना है आपको, वॉलंटरी ट्रांजैक्शन, स्वेच्छा से ट्रांजैक्शन होता है। फिर एक होता है प्रीएम्प्टिव परचेज। प्रीएम्प्टिव परचेज भी हमारा कंपलसरी। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, कंपलसरी। कंपलसरी सरकार ने जो रेट तय किया है उस पर ही आपको कमोडिटी पे बेचना है, कुछ कमोडिटी को, सबको नहीं। फिर कह रहा है लेवी मेथड, ये बिल्कुल सही जवाब है। लेवी मेथड में क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर कंपल्सन होता है, जहाँ पे फार्मर और ट्रेडर जो है स्पेसिफाइड क्वांटिटी को गवर्नमेंट डिटरमाइंड प्राइस पे ही बेचेगी, ठीक है। और मोनोपोली प्रोक्योरमेंट भी हमारा नहीं होगा। अगला कह रहा है कि आपको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा पढ़ना है स्टेटमेंट को और सही स्टेटमेंट बताना है, जो कि रिफाइनेंस से रिलेटेड जो नबार्ड प्रोवाइड करती है। रिफाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द नबार्ड सिस्टम इज अवेलेबल टू द कमर्शियल बैंक इन रेस्पेक्ट ऑफ द टर्म लोन फॉर एग्रीकल्चर। यानी कि जो नबार्ड जो रिफाइनेंस प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को, उसके टर्म लोन के लिए प्रोवाइड करती है। ये सही है, ये क्या लगता है, सही स्टेटमेंट लगता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि नबार्ड रिफाइनेंस इज रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ द रिफाइनेंस बैंक। तो ये कह रहा है सीडी रेशियो। तो जो रिफाइनेंस बैंक है उसके सीडी रेशियो के अकॉर्डेंस में नबार्ड के रिफाइनेंस को रेगुलेट किया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे सीडी रेशियो का कोई रोल नहीं है। सी कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय नबार्ड ऑन रिफाइनेंस प्रोवाइडेड बाय द कोऑपरेटिव बैंक वेरी एज पर रिस्क रेटिंग। यानी जो इंटरेस्ट रेट नबार्ड चार्ज करती है, जो भी रिफाइनेंस, ये अब देखिए नबार्ड यदि रिफाइनेंस प्रोवाइड करेगी कोऑपरेटिव बैंक को तो इंटरेस्ट तो चार्ज करेगी ना, तो वो इंटरेस्ट चार्ज जो है रिस्क रेटिंग पे डिपेंड करता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है, वो वेरी नहीं करता। और डी कर रहा है कि RIDF असिस्टेंट टू स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रिफाइनेंस। यानी जो RIDF का जो असिस्टेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट को, वो रिफाइनेंस के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। तो लेकिन ये डायरेक्ट लोन के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, रिफाइनेंस के रूप में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है यहाँ पे। अगला सवाल है कि आपका जो पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान है नबार्ड के द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है, इसका फीचर बताना है आपको। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रिफाइनेंस प्लान बेस्ड ऑन बैंकेबल अपॉर्चुनिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, ये कोई रिफाइनेंस प्लान नहीं है बल्कि हमारे पोटेंशियल का असेसमेंट है, नाम ही रखा गया है ना, पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान। दिस इज लिंक टू द असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल, राइट। बी कर है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पोटेंशियल फॉर रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटी बोथ इन फिजिकल एंड फाइनेंस टर्म। यानी हमारा जो रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं, रूरल ग्रामीण जो गतिविधियाँ होती हैं, उनका पोटेंशियल को डॉक्यूमेंट करना फिजिकल और फाइनेंशियल टर्म में। तो ये स्टेटमेंट सही है कि हमारा जो पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान होता है वो डॉक्यूमेंट करता है, इट डॉक्यूमेंट्स द पोटेंशियल फॉर रूरल एक्टिविटी। टारगेट ओरिएंटेड प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये स्टेटमेंट गलत है, इसके अंदर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं। और डी कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान फॉर प्रोविजन ऑफ क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। तो ये भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान नहीं है गवर्नमेंट क्रेडिट प्रोविजन के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको और भी आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का कंटेंट और भी जारी रखूँ, क्योंकि हमारे पास इस तरह का 200 क्वेश्चन का सेट है, तो मैं पार्ट 2 जरूर लाऊंगा, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं पार्ट 2 लाने में तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन पार्ट 2 ऑल्सो। इसी प्रकार का मैं सेशन लाऊंगा, एक एक चीज़ को मैं क्लियर करूँगा, सभी ऑप्शन को मैं समझाऊँगा। और दोस्तों यदि आपको हमारी कैप्सूल कोर्स की रिक्वायरमेंट है, रूरल कैप्सूल कोर्स की, तो यहाँ पे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।